हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सुनील चौधरी और आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर का जो टॉपिक है वो है एजेंट्स एंड टाइप्स ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। यानी इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे पर परागकण के कारक व प्रक्रियाओं के बारे में या प्रकारों के बारे में। इससे पहले का जो लेक्चर था उसके अंदर अपन बात कर चुके थे परागकण के बारे में। बात की थी कि पॉलिनेशन जो होता है या परागण जो होता है उसको मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जा सकता है, एक स्वपरागण व दूसरा परपरागण। साथ ही उस लेक्चर के अंदर अपन ने बात की थी कुछ ऐसी युक्तियों की जो प्रेरित करती हैं या प्रेरित कर रही थी स्वपरागण को, तथा कुछ ऐसी युक्तियां जो प्रेरित करती हैं परपरागण को। इस लेक्चर के अंदर मुख्य रूप से अपन बात करेंगे कुछ कारकों की, कुछ जैविक और अजैविक कारकों की जो प्रेरित करते हैं परपरागण की प्रक्रिया को। मुख्य रूप से परपरागण होता क्या है, जैसा कि अपन ने पिछले लेक्चर में भी बात की थी कि जब जो पराग कण है वह पराग कोश से किसी अन्य पादप पर उपस्थित पुष्प की वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं तो वह प्रक्रिया कहलाती है परपरागण। अब यदि बात की जाए परपरागण की तो जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं उनके अंदर पुष्प उपस्थित रहते हैं, जबकि जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं उनके अंदर कोन उपस्थित रहते हैं। यानी कि जिम्नोस्पर्म्स या अनावर्त बीजियों के जो शंकु या कोन है उसकी तुलना की जा सकती है आवर्त बीजियों के पुष्पों से, या यूं कह दें कि जो अनावर्त बीजियों के शंकु हैं वो आवर्त बीजियों के पुष्पों के समतुल्य होते हैं। अब जो क्रॉस पॉलिनेशन है या परपरागण है, यदि उसकी बात की जाए जिम्नोस्पर्म्स के लिए या अनावर्त बीजियों के लिए, तो वहां पे जो पराग कण है वो एक पुष्प की या यूं कहते एक पादप पर उपस्थित नर शंकु से अन्य पादप पर उपस्थित मादा शंकु तक जो पहुंचने की प्रक्रिया है परागकणों की, उसको अपन कहेंगे परपरागण। अब ये शंकु क्या होते हैं? होता यूं है कि जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं या अनावर्त बीजी होते हैं वहाँ पे जो लघु बीजाणुधानियाँ हैं वह पर्णों पर उपस्थित रहती हैं, तथा वह पर्ण जिनके ऊपर लघु बीजाणुधानियाँ उपस्थित हैं उन्हें कहा जाता है लघु बीजाणुपर्ण। और ये लघु बीजाणुपर्ण आपस में मिलकर के नरशंकु का निर्माण कर लेती। दूसरी तरफ जो बीजाणुपर्ण गुरु बीजाणुधानियों को धारित करती हैं उन्हें कहा जाता है गुरु बीजाणुपर्ण, और वह आपस में मिलकर के कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बना लेती हैं जिसे अपन कहते हैं मादा शंकु। तो शंकु जो जिम्नोस्पर्म या अनावर्त बीजियों के हैं वह समतुल्य हैं आवर्त बीजियों के पुष्पों के। अब जो परपरागण है वह प्रेरित करता है परनिषेचन को, और यदि परनिषेचन होगा, आउटब्रीडिंग होगी, तो संभावना ज़्यादा है कि वहाँ आनुवांशिक पुनर्योजन देखने को मिले, वहाँ पे हेटेरोसिस देखने को मिले, अर्थात जो F1 जनरेशन है वो अपने को दोनों जो पेरेंट्स हैं उनकी तुलना में बेहतर देखने को मिलेगी। तो ये एक एडवांटेज है जिसके बारे में अपने पिछले लेक्चर में भी बात की थी। अब जो अनावर्त बीजी हैं उनके अंदर मुख्य रूप से जो परपरागण होता है या परागण होता है वह होता है वायु के माध्यम से। It occurs through the winds as in conifers, जबकि कुछ पादपों के अंदर जो पादप है वो कुछ कह सकते हैं सहजीवी संबंध स्थापित कर लेते हैं एनिमल्स के साथ में, जैसे कि कुछ इंसेक्ट हो गए या बर्ड्स हो गए या बैट्स हो गए, चमगादड़ भी, जो कि सहायता करते हैं परपरागण की प्रक्रिया में। अब इसे सहजीवी संबंध इसलिए कह रहे हैं कि ये जो एनिमल्स हैं या ये जो इंसेक्ट, बर्ड्स और बैट्स हैं ये सहायता कर रहे हैं पादप के अंदर परपरागण को बढ़ावा देने के लिए, और बदले में जो पादप है उससे ये कहीं ना कहीं फीडिंग ले रहे हैं या उनसे वह नेक्टर या मकरंद प्राप्त कर रहे हैं, इसलिए इसे अपन कह रहे हैं एक सहजीवी संबंध। अब जो कि हमारे लेक्चर का जो टॉपिक है उसके अनुसार इस लेक्चर में अपन बात करेंगे कुछ पॉलिनेटिंग एजेंसी या एजेंट्स के बारे में, कारक के बारे में। तो मुख्य रूप से जो क्रॉस पॉलिनेशन के जो एजेंट्स हैं उनको अपन दो भागों में बांटते हैं।
एक को अपन कहते हैं अजैविक कारक और दूसरे कहलाते हैं जैविक कारक। जो अजैविक कारक है उसके अंदर आती है आपकी एनिमोफिली। एनिमोफिली का मतलब है वायु के द्वारा होने वाला परागण। हाइड्रोफिली यानी कि जल के द्वारा होने वाला परागण। दूसरी जो कैटेगरी है उसके अंदर अपन पढ़ेंगे बायोटिक एजेंट्स या जैविक कारकों को। इसके अंदर आप क्या आएगा, कीट परागण, बर्ड्स या पक्षियों के द्वारा होने वाला परागण, ऑर्निथोफिली, कायरेप्टरोफिली यानी कि चमगादड़ के द्वारा होने वाला परागण, मैलेकोफिली यानी घोंघों या स्नेल्स के द्वारा होने वाला परागण, और मर्मेकोफिली यानी कि चींटियों या एंट्स के माध्यम से होने वाला परागण। तो बात करते हैं एक एक करके इन पर परागण के एजेंट्स या कारकों के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं अपन एनिमोफिली या वायु परागण के बारे में। तो जब वायु के माध्यम से परागकण पराग कोश से दूसरे पादप पर उपस्थित पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो वह प्रक्रिया कहलाती है आपके एनिमोफिली या वायु परागण। अब इस वायु परागण के लिए जो पादप है उसके अंदर कुछ अनुकूलन होने चाहिए जो इस वायु परागण को सुगम बना सके। तो उसके लिए क्या होना चाहिए, पादप के अंदर जो फ्लावर्स हैं या जो पुष्प हैं वो छोटे होने चाहिए, वह रंगहीन होने चाहिए, इनकॉन्स्पिक्यूअस होने चाहिए यानी तुच्छ होने चाहिए, अस्पष्ट होने चाहिए, नेक्टरलेस यानी कि उनके अंदर मकरंद अनुपस्थित होना चाहिए, और वो इनफ्लोरोसेंस यानी कि पुष्प क्रम के रूप में व्यवस्थित रहने चाहिए। पुष्पावली वृंत पर पुष्पों के लगने के क्रम को अपन कहते हैं पुष्प क्रम, इनफ्लोरोसेंस। तो इनफ्लोरोसेंस के रूप में अरेंज रहने चाहिए क्या, जो पुष्प हैं वो। साथ ही साथ जो एंथर्स हैं या यूं कहते हैं पराग कोश हैं वह इस प्रकार से लगे रहने चाहिए या उजागर रहने चाहिए, एक्सपोज रहने चाहिए कि उनका प्रकीर्णन वायु के द्वारा किया जा सके। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो जो पॉलन ग्रेन्स हैं या पराग कण हैं वह छोटे होने चाहिए, हल्के होने चाहिए, सूखे होने चाहिए, ड्राई होने चाहिए, डस्टी यानी कि धूल के कणों के समान होने चाहिए जिनको वायु के द्वारा आसानी से ले जाया जा सके, चिपचिपे नहीं होने चाहिए। साथ ही कुछ जो वायु परागित पादप हैं जैसे कि पाइनस जो अनावर्त बीजी है वहाँ पर पराग कणों में आपको विंग यानी कि पंख भी देखने को मिलते हैं। जो स्टिग्मा है इनके अंदर वर्तिकाग्र है वह बृहद होनी चाहिए, साथ ही उसके ऊपर जो रोम है वह उपस्थित होनी चाहिए और वह ब्रांच्ड भी हो सकती है, शाखित भी हो सकती है ताकि वह वायु के द्वारा लाए जाने वाले पराग कणों को आसानी से ग्रहण कर सके। सामान्य रूप से अगर एग्जाम्पल्स की बात करें वायु के द्वारा परागित होने वाले पादपों की तो ज़्यादातर जो ग्रास हैं यानी कि घास हैं वह वायु परागित होती हैं, शुगर केन यानी कि गन्ना, बांस, कोकोनट, नारियल इत्यादि। नेक्स्ट जो कारक है, एजेंट है, जो अबायोटिक एजेंट है उसकी बात करते हैं, वो है हाइड्रोफिली। हाइड्रोफिली का मतलब है जल परागण यानी जल के द्वारा होने वाला परागण। अधिकांश जो जलीय पादप हैं वो जल का उपयोग करते हैं परागण की प्रक्रिया के लिए या परागण को संपन्न कराने के लिए। जो जल परागण है वो बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली ऑब्जर्व नहीं होता, ज़्यादातर देखने को नहीं मिलता है, ये रेयर है। कभी कभी बहुत कम जो कह सकते हैं पादप के जो वंश हैं उनके अंदर ये देखने को मिलता है। जो फ्लावरिंग प्लांट है उनके 30 जेनेरा के अंदर ये कह सकते हैं अपन 30 जो वंश हैं उनके अंदर ही आपको हाइड्रोफिली या जल परागण देखने को मिलेगा और इन 30 जेनेराओं में भी ज़्यादातर जो है वो मोनोकोटिलिडेंस हैं, एक बीजपत्री हैं। साथ ही ये भी कह सकते हैं कि जैसे पोटामेजिटोन हो गया या मायरियो फिल्लम हो गया, ये जलीय पादप हैं परंतु इनके अंदर आपको देखने को मिलेगा पॉलिनेशन थ्रू विंड या एनिमोफिली यानी कि इनके अंदर अपने को वायु परागण देखने को मिलेगा। इसी प्रकार से जो एलिस्मा है या निम्फिया है ये भी जलीय पादप है परंतु इनके अंदर क्या पाया जाता है, इंसेक्ट पॉलिनेशन पाया जाता है, कीट परागण देखने को अपने को मिलता है।
तो ये ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे जो एक्वेटिक या जलीय पादप हैं उनके अंदर अपने को जल परागण ही देखने को मिले। अब जल परागण के लिए भी कुछ अनुकूलन होने चाहिए। क्या होने चाहिए बात करते हैं। जो फ्लावर है, पुष्प है, वो छोटा होना चाहिए, रंगहीन होना चाहिए, तुच्छ होना चाहिए, कह सकते गंधहीन होना चाहिए, साथ ही उसके अंदर मकरंद अनुपस्थित रहना चाहिए। नेक्स्ट जो अनुकूलन बात करते हैं, जो भी वाटर पॉलिनेटेड स्पीसीज हैं यानी जल परागित प्रजातियां हैं, उनके अंदर जो पराग कण देखे गए हैं उनके चारों ओर एक म्यूसिलेजिनस कवरिंग या श्लेष्मीय आवरण देखने को मिलता है, जो यूँ कह सकते हैं कि जल के अंदर जो पराग कण हैं उनकी सक्रियता को बनाए रखता है, उनकी वायबिलिटी को चेक करता है। साथ ही जो स्टिग्मा है वो लंबी होनी चाहिए और वो चिपचिपी होनी चाहिए ताकि वो पराग कणों को ग्रहण कर सकें। उदाहरण बात करें जल परागित पादपों की तो वेलिस्नेरिया है, हाइड्रिला है, ज़ूस्टेरा है। अब जो हाइड्रोफिली है या जो जल परागण है, इसको भी अपन पुनः दो भागों में बांट सकते हैं। एक होती है हाइपोहाइड्रोफिली यानी कि जल की सतह के अंदर होने वाला जल परागण, और एक है एपीहाइड्रोफिली यानी कि जल की सतह पर होने वाला परागण। अब पहले बात करते हैं हाइपोहाइड्रोफिली की। तो यहाँ पे पॉलिनेशन या परागण जो होता है वह जल की सतह के नीचे होता है। ज़्यादातर ये उन पादपों में देखने को मिलता है जो सबमर्ज्ड होते हैं यानी कि जल निमग्न होते हैं, जैसे नाजास हो गया, सिरेटोफिलम हो गया, ज़ूस्टेरा हो गया। देख सकते हैं यहाँ पे जल निमग्न है पादप। मेल जो फ्लावर है ये फीमेल फ्लावर है। जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो जो वाटर है उसके माध्यम से या जल के माध्यम से आपके पहुंचते हैं कहाँ तक, अन्य पादप पर उपस्थित पुष्प की वर्तिकाग्र पर। वहीं यदि बात करें एपीहाइड्रोफिली की तो यहाँ पे जो परागण होता है वह जल की सतह पर होता है, जैसे कि अपने को देखने को मिलता है वेलिस्नेरिया के अंदर या स्पाइरालिस के अंदर। यहाँ पे अपन देख सकते हैं ये चित्र वेलिस्नेरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, वेलिस्नेरिया को प्रेजेंट कर रहा है, प्रदर्शित कर रहा है। यहाँ पे क्या होता है कि जो मेल फ्लावर है, देख सकते हैं मेल इन्फ्लोरोसेंस या मेल पुष्पक्रम, यहाँ से जो मेल फ्लावर है या नर पुष्प है, पुष्प परागण नहीं बात करें अपन, परागण की बात नहीं करें, यहाँ बात करें नर पुष्प की। ये नर पुष्प यहाँ से टूट करके चले जाते हैं कहाँ पे, जल की सतह पर। तो जल की सतह यहाँ से टूट जाते हैं इन्फ्लोरेसेंस से, पुष्पक्रम से टूट करके जल की सतह पर चले जाते हैं। अब जो मादा पुष्प है उसका जो स्टाक होता है यानी कि जो यूँ कह सकते हैं पुष्प वृंत होता है, उसकी साइज में अब वृद्धि होती है और वृद्धि होकर के वह भी कहाँ पहुँच जाता है, जल की सतह पर पहुँच जाता है। और इसी समय जो नर पुष्प है उसके पराग कोश का स्फुटन होता है, पराग कण मुक्त होते हैं और वह जाकर के परागित करते हैं वर्तिकाग्र को। तो ये जो परागकण हो रहा है वह हो रहा है आपके जल की सतह पर, इसलिए इसे अपन कह रहे हैं एपीहाइड्रोफिली। एक बार परागित होने के बाद या निषेचित होने के बाद में जो आपका वृंत है पुष्प का, उसके अंदर कॉइलिंग देखने को मिलती है और उस कॉइलिंग की वजह से उस पुष्प को वापस से खींच लिया जाता है जल के अंदर। यानी कि अवस्था तो जल निमग्न ही रहेगी पॉलिनेशन के बाद में, परंतु जो पॉलिनेशन है या परागण के लिए है, यहाँ पे एक कह सकते हैं विशिष्ट प्रकार का अनुकूलन देखने को मिलता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं पॉलिनेशन थ्रू द बायोटिक एजेंट्स, यानी कि जैविक कारकों के द्वारा होने वाला परागण। तो इसके अंदर सबसे पहले बात करते हैं एंटेमोफिली की। एंटेमोफिली का मतलब होता है कीट परागण, यानी कि वह परपरागण जो कीटों के माध्यम से, यूँ कह सकते हैं कीटों के द्वारा जब पराग कणों को एक पुष्प के पराग कोश से अन्य पादप पर उपस्थित पुष्प की वर्तिकाग्र तक पहुंचाया जाता है, तो वह प्रक्रिया कहलाती है आपके एंटेमोफिली या कीट परागण। अब यदि कोई पादप कीट परागित है तो उसके अंदर कुछ अनुकूलन होने चाहिए जो कीट परागण को प्रेरित करे। तो सबसे पहले क्या अनुकूलन होना चाहिए, जो फ्लावर्स हैं, जो पुष्प हैं, वह व्यवस्थित रहने चाहिए पुष्प क्रम के रूप में, जो उन्हें कह सकते हैं
स्पष्ट बना दें या विशिष्ट बना दें, जिसको जो इंसेक्ट हैं या कीट हैं उसकी तरफ उसको वो आकर्षित कर सकें। नेक्स्ट, जो पुष्प हैं उनके अंदर मकरंद ग्रंथियां उपस्थित रहनी चाहिए और जो पुष्प हैं उसके अंदर सुगंध रहनी चाहिए, जिससे वह जो कीट हैं उनको आकर्षित कर सके। जो पॉलन की सरफेस है या सतह है वह स्टिकी होती है ड्यू टू द एग्जाइम, जो बाह्य भित्ति होती है परागकण की, उसके वजह से जो परागकण की सतह होती है वह चिपचिपी होती है। साथ ही स्टिग्मा जो होती है, वर्तिकाग्र जो होती है, वो भी स्टिकी होती है म्यूसिलेजिनस या श्लेष्मीय परत के कारण। अब बात करते हैं कुछ विशिष्ट अनुकूलनों की जो कि प्रेरित करते हैं कीट परागण। सबसे पहले बात करते हैं अपन साल्विया के अंदर। साल्विया के अंदर अपने को देखने को मिलता है आपके लीवर मैकेनिज्म। अभी क्या होती है लीवर मैकेनिज्म, इसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। जो पुष्प होता है साल्विया का, वो बाइलेबिएट होता है इस प्रकार से। ठीक है। अब इस पुष्प के अंदर 2 स्टैमन या पुंकेसर उपस्थित रहते हैं और हर एक जो स्टैमन होता है उसके अंदर एक अपर लोब होती है। जैसे कि अपन बात की थी नॉर्मल, जब अपन स्टैमन या पुंकेसर की बात कर रहे थे, ये ज़्यादातर जो पुंकेसर होते हैं या यूँ कहते हैं कि जो एंथर होते हैं वह डाइथिकस होते हैं, द्विकोष्ठकीय होते हैं। ठीक है, ज़्यादातर जो एंथर्स होते हैं वह द्विकोष्ठकीय होते हैं और दोनों आपस में जुड़े हुए रहते हैं। किसके माध्यम से? कनेक्टिव के माध्यम से, संयोजक के माध्यम से। ठीक है। अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो अपर लोब है, अपर या ऊपरी जो प्रकोष्ठ है, वह तो होता है आपके जननक्षम या अपन कह सकते हैं फर्टाइल, और जो लोअर आपके लोब होती है वो होती है आपके स्टेराइल। ठीक है, स्टेराइल या बंध्य। तो जो प्रकोष्ठ हैं उनको अपन 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक अपर या ऊपरी प्रकोष्ठ जो कि होता है जननक्षम, और एक निचला प्रकोष्ठ जो होता है बंध्य। अब इन दोनों के मध्य उपस्थित है क्या? कनेक्टिव, संयोजक उपस्थित है इनके बीच में। और संयोजक जो है वह फिलामेंट से इस प्रकार से जुड़ा होता है कि ये जो आपके लोब्स हैं ये उसके ऊपर आसानी से स्विंग कर सके, आसानी से उसके ऊपर घूम सके। ये चीज़ अपन यहाँ दर्शा रहे हैं कि एक अपर लोब होती है जो फर्टाइल होती है और एक लोअर लोब होती है जो कि स्टेराइल होती है, बंद होती है, और यह सेपरेट रहती है किससे? संयोजक के द्वारा। और फिलामेंट जो होता है वो कनेक्टिव से इस प्रकार से जुड़ता है कि वो उसके ऊपर, या यूँ कहते हैं कि कनेक्टिव उसके ऊपर आसानी से घूम सके, स्विंग हो सके। देख सकते हैं अपन इस चित्र के माध्यम से कि जो फर्टाइल लोब है वो इस प्रकार से नीचे आ सकती है यदि इस जो लोब है इसको पुश किया जाए, इसको दबाया जाए, तो ऊपर वाली जो लोब है वो नीचे की तरफ घूम सकती है, क्योंकि इस कनेक्टिव का संयोजन इस फिलामेंट पे इस प्रकार से रहता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, चलिए इसी को थोड़ा आगे और एक्सटेंड कर लेते हैं, देखते हैं किस प्रकार से पर परागण होता है। अब जब इंसेक्ट या जो कीट है वह आकर के इस नीचे वाली लोब जो कि बंध्य है उसके ऊपर आकर के बैठता है, तो जो ऊपर वाली लोब है जो कि जननक्षम है वो आकर के जो इंसेक्ट है या कीट है उसकी पीठ या पंखों के ऊपर लग जाती है। अब इसके अंदर जो फर्टाइल लोब है या यूँ कहते हैं कि जननक्षम लोब है या प्रकोष्ठ है, तो उसके अंदर आपके पराग कण उपस्थित रहेंगे और ये पराग कण अब स्थानांतरित कर दिए जाते हैं कहाँ पे? कीट के ऊपर। और यही कीट जब किसी अन्य पुष्प के ऊपर जाकर के बैठता है तो यहाँ से जो पराग कण हैं उनको स्थानांतरित कर देता है कहाँ पे? स्टिग्मा पे या वर्तिकाग्र पे। तो इस प्रकार से पर परागण देखने को मिलता है साल्विया के अंदर लीवर मैकेनिज्म से।
नेक्स्ट मैकेनिज्म की अपन बात करते हैं जो देखने को मिलती है एरिस्टोलोकिया के अंदर, जहां आपने को मिलता है ट्रैप मैकेनिज्म। भी ट्रैप मैकेनिज्म क्या होता है, बात करते हैं इसकी। जो एरिस्टोलोकिया है इसके अंदर जो आपके कोरोला होती है या कहते हैं अपन दलपुंज होते हैं, वह नलिकाकार होते हैं। दलपुंज नलिकाकार होते हैं और जो भी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है यानी कि जो पुंकेसर है या जो आपके जायांग हैं वो उपस्थित रहेंगे कहाँ पे, इस जो ट्यूब है या इस जो नलिका है इसके आधारीय भाग में, यहाँ पे। ठीक है। अब जो इनर वॉल है, जो नलिका की आंतरिक भित्ति है, इसके ऊपर कुछ डिफ्लेक्स्ड यानी कि अस्फीत रोम, इस प्रकार से इस डायरेक्शन में अस्फीत रोम उपस्थित रहते हैं। अब इन अस्फीत रोमों की वजह से क्या होता है कि यदि इंसेक्ट इसके अंदर एक बार प्रवेश कर गया तो ये बाहर नहीं निकल पाएगा। अभी बात करेंगे, चर्चा करेंगे इसके बारे में। अब पहले बात कर लेते हैं कि जो पुष्प होता है एरिस्टोलोकिया का वो प्रोटोगाइनस होता है। प्रोटोगाइनस का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे स्त्री पूर्वता देखने को मिलती है। जो जायांग है वो पुंकेसर से पहले ही परिपक्व हो जाता है, जो कि प्रेरित करता है पर परागण को। अब जो इंसेक्ट है वो एक बार यदि अंदर आ गया तो अब इनकी स्थिति की वजह से, इन डिफ्लेक्स्ड हेयर्स या रोम की स्थिति की वजह से अब ये इससे बाहर नहीं निकल पाएगा। अब यदि इंसेक्ट बाहर नहीं निकल पाएगा तो बाहर निकलने की कोशिश में ये बार बार अंदर घूमेगा और इसके ऊपर उपस्थित जो भी पराग कण है जो ये बाहर से लेके आया है वो उसको स्थानांतरित कर देगा वर्तिकाग्र पर, और इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा एक परागकण। ठीक है। तो यहाँ पे स्थानांतरण हुआ कीटों के माध्यम से, क्योंकि अपन बात कर रहे हैं एंटेमोफिली की या कीट परागकण की। और जो कीट हैं वो बाहर निकलने के प्रयास में क्या करते हैं, पॉलन्स जो उनसे अटैच हैं उनको स्टिग्मा पर ट्रांसफर कर देते हैं, स्थानांतरित कर देते हैं। अब एक बार पॉलिनेशन हो गया, परागण की प्रक्रिया पूरी हो गई, उसके बाद में अब एंथर या पराग कोश हैं वो भी परिपक्व हो जाते हैं। परिपक्व होने के बाद में वो डहिस होते हैं, यूँ कहते हैं कि उनका स्फुटन होता है और इंसेक्ट अभी भी अंदर ही मौजूद है। तो वो डहिस्ड जो पॉलन ग्रेन होते हैं या यूँ कहते हैं कि पराग कोश जो होते हैं वो स्फुटित होकर के पराग कणों को अब स्थानांतरित कर देते हैं किस पे, इन कीटों के ऊपर। साथ ही इसी समय जो आपके डिफ्लेक्स्ड हेयर हैं वो फ्लैसिड हो जाते हैं, यानी कि इनकी जो अब स्थिति है वो बदल जाती है और स्थिति बदलने की वजह से जो कीट हैं अब आसानी से इस पुष्प से बाहर निकल सकते हैं और जब ये किसी अन्य पुष्प पर जाएंगे तो वहाँ पर इन पराग कणों को स्थानांतरित कर देंगे। तो इस प्रकार से एक विशिष्ट प्रक्रिया के द्वारा पर परागण देखने को मिलता है एरिस्टोलोकिया के अंदर। नेक्स्ट अपन बात करते हैं ऑर्निथोफिली के बारे में। ऑर्निथोफिली का मतलब हो गया आपके पक्षियों के द्वारा होने वाला परागण या पक्षी परागण अपन इसको कह सकते हैं। जैसे कह सकते हैं अपन लार्ज नंबर ऑफ ट्रॉपिकल प्लांट यानी उष्णकटिबंधीय जो प्लांट्स होते हैं, ट्रॉपिकल जो प्लांट होते हैं उनके अंदर आपको पक्षी परागण भी देखने को मिलता है, जैसे कि हमिंग बर्ड्स करती हैं ज़्यादातर पक्षी परागण। अब जो पक्षी परागित पादप हैं उनके अंदर भी कुछ अनुकूलन होने चाहिए। तो ज़्यादातर जो पक्षी परागित पादप हैं वो पुष्प हैं वो लाल कलर के होते हैं और उनके अंदर खूब मात्रा में नेक्टर या मकरंद उपस्थित रहता है। और ये जो पुष्प होते हैं ये अनसेंटेड होते हैं, यानी कि इनके अंदर किसी प्रकार की कोई गंध उपस्थित नहीं रहती है। साथ ही साथ इन पुष्पों का जो टेक्सचर है, इनकी बनावट है वो बहुत ज़्यादा टफ होनी चाहिए। टफ इसलिए, मजबूत इसलिए होने चाहिए ताकि यदि उसके ऊपर पक्षी आकर बैठे या उसको विजिट करे पक्षी, तब भी उस स्थिति में भी वह उस छोटे पक्षी का भार सहन कर सके, उसके साथ में खड़ा रह सके। फिर जब ये पक्षी इस पुष्प को विजिट करते हैं, इस पुष्प पे आते हैं, तो मकरंद के लिए इस प्रकार से देख सकते हैं अपन चित्र के माध्यम से भी, तो मकरंद के लिए वह अपनी बीक को पुष्प पे रखेंगे। तो पुष्प पे रखेंगे तो पुष्प के जो आपके
पराग कण हैं वह स्थानांतरित हो जाएंगे उस पक्षी की बीक पर या चोंच के ऊपर। अब वह पक्षी जब किसी अन्य पुष्प पे जाकर के बैठेगा तो उन पराग कणों को वह उस पुष्प की वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित कर देगा और अपने को पर परागण देखने को मिलेगा पक्षियों के माध्यम से। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कायरेप्टरोफिली के बारे में। कायरेप्टरोफिली का मतलब होता है जब परागण की प्रक्रिया जो है वो चमगादड़ों के द्वारा पूरी की जाती है, यानी कि चमगादड़ों के माध्यम से या बैट्स के माध्यम से होने वाला पर परागण ऐसा देखने को मिलता है कुछ उष्णकटिबंधीय पुष्पों के अंदर, जैसे कि एंथोसिफेलस कदम्बा हो गया, नाइजिला अफ्रीकाना हो गया। इनके अंदर आपको बैट या चमगादड़ के द्वारा परागण देखने को मिलता है, देख सकते हैं अपन इस चित्र के माध्यम से। अब कुछ अनुकूलन चाहिए यहाँ पे भी। जो पुष्प है वह बड़ा होना चाहिए, वृहद होना चाहिए और इन्फ्लोरोसेंस या पुष्पक्रम हुआ है उसके अंदर पुष्पवृंत उपस्थित रहना चाहिए, पेडिसल वहाँ पे उपस्थित रहना चाहिए ताकि वो आराम से एक्सपोज हो सके बैट तक या चमगादड़ तक। अब जो बैट्स हैं या चमगादड़ हैं ये पुष्प पे आते हैं कुछ पुष्पीय भागों को खाने के लिए, या कुछ जो मोथ्स जो पुष्प ने आकर्षित किए हैं उनको खाने के लिए वह उस पुष्प पे जाते हैं। और जब वह पुष्प को विजिट करते हैं तो वहाँ पर जो पराग कण है वो स्थानांतरित कर दिए जाते हैं इसके ऊपर, और जब ये किसी अन्य पुष्प पर विजिट करता है या पहुँचता है तो इन पराग कणों को उस पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुँचा देता है। सिमिलरली इसी प्रकार से मैलेकोफिली देखने को मिलती है। मैलेकोफिली का मतलब जैसा अपन ने बात की थी, मैलेकोफिली का मतलब होता है जब जो परागण की प्रक्रिया है वह स्नेल्स के द्वारा, घोंघों के द्वारा, घोंघे जो होते हैं उनके द्वारा संपन्न होती है, देख सकते हैं अपन। तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है मैलेकोफिली। देखने को मिलता है ये क्राइजेंथीमम के अंदर, कैम्पेन्यूला के अंदर और लैम्ना के अंदर। कुछ पादपों में मर्मैकोफिली देखने को मिलती है। मर्मैकोफिली का मतलब हो गया जब पॉलिनेशन या परागण की प्रक्रिया जो कि चींटे हैं उनके माध्यम से, एंट्स के माध्यम से पूर्ण होती है, देख सकते हैं अपन यहाँ पे। अब इनके द्वारा परागित होने के लिए भी पुष्प के अंदर या पादप के अंदर कुछ एडेप्टेशन या अनुकूलन होने चाहिए। जो पुष्प है वह तुच्छ होने चाहिए, अस्पष्ट होने चाहिए। साथ ही साथ जो पुष्प है वह स्टेम जो स्तंभ है उसके पास में स्थित होने चाहिए। कई बार अपन देखते हैं कि जो चींटे हैं या चींटियाँ हैं वह निरंतर रूप से जो पादप है उसके ऊपर या नीचे गतिशील रहती है, तो उस अवस्था में वह हो सकता है कि एक पुष्प से पराग कण को लेकर के अन्य पादप पर उपस्थित पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचा दें और वो हेल्प करें किसके अंदर, पॉलिनेशन के अंदर, क्रॉस पॉलिनेशन के अंदर, पर परागण के अंदर। उसे कहा जाएगा मर्मैकोफिली। धन्यवाद।